गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स यानी बाज़ार के विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे कि अर्थव्यवस्था में बाज़ार से क्या अभिप्राय है और बाज़ार के क्या क्या रूप होते हैं, बाज़ार किसे कहा जाता है और स्पेशली परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट्स के बारे में हम अपने आगामी वीडियो में आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो साधारण बोलचाल की भाषा में यदि हम बात करें तो बाज़ार का जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे स्थान विशेष का दृश्य मानसिक पटल पर उपस्थित होता है जहां एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता उपस्थित होकर के वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का प्रयोग थोड़ा अलग अर्थ में लेते हैं, जिनके अनुसार बाज़ार की परिभाषा में क्रेता और विक्रेताओं का एक स्थान पर उपस्थित होना वर्तमान परिस्थितियों में ज़रूरी नहीं है। वे टेलीफोन के द्वारा नवीनतम संचार के साधनों का प्रयोग करते हुए क्रेता विक्रेता आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए वे इस तरह की स्थिति का हमें यानी दिखाई देती है जिसमें वे निरंतर संपर्क में रहते हैं और अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते रहते हैं। बाजार शब्द में प्रतिस्पर्धा का तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी वस्तु के लिए क्रेताओं और विक्रेता यानी सेलर्स और बायर्स में विस्तृत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है तो उससे हम वस्तु का विस्तृत बाज़ार मानते हैं। लिप्से और क्रिस्टल ने बाज़ार को अपने परिभाषित करते हुए कहा कि हम बाज़ार की परिभाषा एक क्षेत्र के रूप में करते हैं जहां क्रेता और विक्रेता एक निश्चित वस्तु के विनिमय का कार्य संपन्न करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि क्रेता और विक्रेता परस्पर संपर्क बनाए रखें तथा संपूर्ण बाज़ार में कोई सार्थक लेन देन कर सकें। यानी उन्होंने जो अपनी परिभाषा में जो बात कही वह आप इस रूप में देख सकते हैं कि वे एक स्थान को न लेकर क्षेत्र की बात करते हैं। एक स्थान से नहीं, एक स्थान न होकर बाज़ार में एक क्षेत्र की बात करते हैं। एक क्षेत्र होता है, बाज़ार एक स्थान विशेष न होकर के एक क्षेत्र होता है। इसमें एक सुनिश्चित और ठीक से परिभाषित वस्तु के विनिमय की बात होती है। किसकी बात होती है? वस्तु के विनिमय की बात होती है, विनिमय की बात। इसके अलावा जो हमें लिप्से और क्रिस्टल की परिभाषा में जो चीज़ देखने को मिली वो ये है कि क्रेताओं और विक्रेता परस्पर संपर्क रहता है, यानी दोनों में परस्पर संपर्क रहता है। और चौथी जो चीज़ हमें इसमें दिखाई दी कि संपूर्ण बाज़ार में सार्थक लेन देन होता है। क्या होता है? सार्थक लेन देन करते हैं। तो ये बात परिभाषा से निकलकर आई। इसके अलावा हम बाज़ार के अंतर्गत देखते हैं कि वस्तुओं के अलग अलग बाज़ार दिखाई देते हैं और यह जो अलगाव या पृथकता के लिए परिवहन की लागतें और टैरिफ पर शुल्क आदि को हम रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। परिवहन की कई बार ऊंची लागतें, जो हम एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजते हैं तो उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो शुल्क होते हैं वे भी बाज़ारों के प्रतिबंध के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विश्व के संपूर्ण क्षेत्र को हम बाज़ार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जहां दूरियां महत्व नहीं रखती और क्रेता और विक्रेता एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपनी वस्तुओं का लेन देन करते हैं। वस्तुओं के लेन देन के संबंध में दो बातें सामने आती है। वे दो बातें हैं, एक तो है वस्तु की प्रकृति कैसी है, बाज़ार का आकार इस बात पर निर्भर भी करता है कि वस्तु की प्रकृति कैसी है। और दूसरी जो चीज़ें है वह है बाहरी तत्व, जो
वस्तु बाजार के बारे में हम कह सकते हैं। वस्तु की प्रकृति के संबंध में जब हम बात करते हैं, जो जो तथ्य हमारे सामने आते हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं, उसमें यह है कि मांग का स्वरूप कैसा है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका मांग है बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है, जैसे आधुनिक मशीनें कह सकते हैं, पेट्रोल है, कारें हैं, व्हीकल्स, दूसरा कोयला, गेहूं, कपास। इनका बाजार में मांग का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और ये विश्वव्यापी वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार टिकाऊ वस्तु है या शीघ्रनाशी वस्तु है तो वो भी बाज़ार को प्रभावित करती है। फिर वस्तु की पोर्टेबिलिटी कैसी है कि उसको किस प्रकार से वस्तुओं का वहन किया जा सकता है। यदि भारी वस्तुएं होती है जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, चूना, तो इनके बाज़ार स्थानीय हो जाते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि संगमरमर और ग्रेनाइट जैसी वस्तुएं भारी होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के हिस्से बने हुए हैं। फिर वस्तुओं की पूर्ति कैसी है, अगर सीमित पूर्ति है तो बाज़ार सीमित होगा, वस्तु की पूर्ति विस्तृत है तो बाज़ार विस्तृत होंगे। फिर वस्तुओं की ग्रेडिंग और परमापीकरण भी जो है वह वस्तु बाज़ार को प्रभावित करता है। ये हम वस्तु की प्रकृति के अंतर्गत देखते हैं कि वस्तु किस तरह की है। फिर कुछ ऐसे बाहरी तत्व भी होते हैं जो वस्तु बाज़ार को प्रभावित करते हैं, जैसे आर्थिक विकास की आवश्यकता कितनी है। जिन देशों में विकास के नए नए आयामों को चूमते हैं वहाँ बाज़ार अधिक विस्तृत होता है। परिवहन और संचार के साधन भी इसके अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग, बीमा आदि की भी तीव्र विकास में सहायक होते हैं। फिर वस्तु में संरक्षणवाद की नीति कैसी है। संरक्षणवाद की नीति है बाज़ार को सीमित कर देती है और स्वतंत्र व्यापार है वो उसको विस्तृत करता है। इसके अलावा बाहरी तत्वों में राजनीतिक स्थिरता एवं शांति भी महत्वपूर्ण होती है कि बाज़ार में किस प्रकार की स्थिति है, राजनीतिक शांति बनी हुई है अथवा बाज़ार के अंतर्गत अस्थिरता है, आदि बातें महत्वपूर्ण हैं। अब हम लेते हैं बाज़ार का क्लासिफिकेशन, यानी बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें बाज़ारों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करते समय कई तरह के बाज़ारों को हम बांट सकते हैं, जिसमें विशेषतर बाज़ार क्षेत्र के आधार पर बाज़ारों को कहें तो वह स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाज़ार होते हैं। समय के आधार पर यदि हम बात करें तो यानी क्षेत्र आधारित बाज़ार, क्षेत्र आधारित, दूसरा समय के अनुसार बाज़ार जिसमें हम अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, समय पर आधारित, समय के अनुसार इसका भेद किया जा सकता है। तीसरा जो भेद देखने को मिलता है वह कानूनी वैधता के आधार पर, कानूनी वैधता के आधार पर कि सामान्य बाज़ार है या कालाबाजारी का बाज़ार है, गैर कानूनी बाज़ार है। फिर वस्तु एवं साधन बाज़ार स्वतंत्र है या नियंत्रित है। तो ये हम जो देख सकते हैं कि स्वतंत्र एवं नियंत्रित बाज़ार। इसके अलावा बाज़ारों के भेद के अंतर्गत देखते हैं कि उसमें प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार में देखते हैं कि वह पूर्ण प्रतियोगिता का है या अपूर्ण प्रतियोगिता का है। तो कई प्रकार के बाज़ारों में हम भेद कर सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता है वो विक्रेता और क्रेता दोनों के आधार पर देखी जा सकती है। तो हम अगर क्षेत्र के आधार पर बाज़ार की बात करें तो इसके अंतर्गत जब वस्तु की मांग तथा पूर्ति स्थानीय क्षेत्र पर सीमित होती है तो उसे स्थानीय बाज़ार कहते हैं, और यदि ये पूर्ति और मांग विश्व स्तर पर होती है तो उसे, या राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो उसे व्यापक बाज़ार या राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हैं। समय के भेद में कहते हैं तो अति अल्पकाल, जिसमें अंतर्गत वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है, कीमत पर मांग के परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव दिखता है। मांग बढ़ने पर कीमतें बढ़ जाती है और मांग के घटने पर कीमतें घट जाती है। इसी प्रकार अल्पकाल, जिसके अंतर्गत हम मशीन और संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता का गहरा प्रयोग करके कुछ सीमा तक उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं कि अगर हमारे पास जो संसाधन है या कोई संयंत्र है तो हम उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा करके सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। जहां हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल में संयंत्र के पैमाने और आकार दोनों को बदला जा सकता है, जिससे पूर्ति में मांग के परिवर्तन के अनुरूप जो है वह सामंजस्य बिठाया जा सकता है। यदि डिमांड बढ़ जाती है तो हम उसको जो है वह
बढ़ा सकते हैं पूर्ति को। तो इस प्रकार समय के आधार पर जो बात की अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। अति दीर्घकाल के अंतर्गत हम उस धारणा को शामिल करते हैं जिनमें इनपुट की पहली वाली मात्राएं पहले की तुलना में उत्पत्ति की विभिन्न स्थितियों को प्रकट करती है। अति दीर्घकाल में उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन हो सकता है, उत्पादित वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है, जो संसाधन है उनके इनपुट किस्मों में परिवर्तन तथा वस्तु की सप्लाई को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार जो ये अल्पकाल और दीर्घकाल तक की जो बातें सोची जाती है वह अति दीर्घकाल में इन सब सीमाओं से परे तक चला जाता है। इसके बाद हम कानूनी वैधता के आधार पर कहते हैं कि कई बाजार में जो उत्पादन, वितरण आदि पर सरकारी नियंत्रण रहता है और उस पर मुनाफाखोरी या संग्रह आदि की स्थिति पर रोक लगाई जाती है। और दूसरा, जहां काला बाजारी होती है तो वो अवैधानिक बाजार कहा जा सकता है। फिर वस्तुओं का बाजार में वस्तुओं के क्रय विक्रय होते रहते हैं, सेवाओं के क्रय विक्रय होते रहते हैं और साधारण में बाजार में भूमि, पूंजी, श्रम प्रबंध आदि का क्रय विक्रय होता है और उनके मूल्य में जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ आदि का निर्धारण किया जाता है। फिर स्वतंत्र बाजार और नियंत्रित बाजार। जब बाजार बिना प्रतिबंध के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होते हैं तो स्वतंत्र कहते हैं और दूसरी स्थिति को हम नियंत्रित बाजार कहते हैं। इसी प्रकार हम जो प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार होते हैं जिसमें विक्रेता पक्ष के प्रतिस्पर्धा को देखते हैं, जहां पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसे स्थिति में हम अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हम एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार आदि बाजारों के स्वरूप को देखते हैं। और क्रेता पक्ष के आधार पर भी हम जो क्रेता एकाधिकार है, मोनोपोली, क्रेता अल्पाधिकार है, ओलिगोपोली, द्विपक्षीय एकाधिकार, बायलैटरल मोनोपोली आदि बाजारों के अध्ययन हम भेद करते हुए अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में विद्यार्थियों आपको बताने का प्रयास किया कि बाजार क्या है और बाजार में वस्तु प्रकृति के आधार पर किस प्रकार प्रकृति और बाहरी तत्वों के आधार पर बाजार को प्रभावित करती है, और फिर बाजार के भेद किए जो क्षेत्र आधारित, समय आधारित, कानून के अनुसार स्वतंत्र और नियंत्रित बाजार और प्रतियोगिता आधार पर बाजारों के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। आप विद्यार्थी ने पढ़ें और इससे संबंधित यदि कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके संपर्क करें। आगे हम अगले वीडियो में आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट्स के बारे में भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।